हम्म। मतलब हर कोई चीज इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। हम्म। इंटरकनेक्टेड नहीं है नहीं, तो इट उसमें मीन्स कि मतलब मतलब। आप कोई लॉजिकली कोई ऐसी चीज लगी, या फिर आपको बस एक गट फीलिंग आई, अंदर से हाँ, फीलिंग आई इस कि कुछ इसको है? उसको मैं थोड़ा आसान कर दूं कि आप मानते हो या आप जानते हो। दो चीजें हैं कि एक तो है कि आप जानते हो, दूसरा है कि आप बस मानते हो। नहीं, मानते ही है, जानते ही तो कहाँ है। मानना वाला, मानने वाली जो चीज है वही ज्यादा है। तो मतलब ये मोर बिलीफ साइड पे है, रादर देन कि ये। देखो, देखो अगर एक साइंटिफिक वे में बात करी जाए तो वो तो ये है कि भाई जो जीवन की उत्पत्ति जो हुई वो पानी से हुई, फिर वो पानी से चल के धरती पे आया। वो किसी भी फॉर्म में लगा लो आप। अगर ऐसी कुछ बात करी जाए, वो एक दो तीन चार अरब साल पहले की जो कहानी जो हम सुनते हैं, और जो कि मतलब साइंटिफिक वे में जो लोग बात करते हैं, अब उससे पहले की चीजें क्या है, वो पानी किसने बनाया, उसके पीछे की कहानी क्या है, अब उस तक तो हम नहीं पहुंच पाए ना तो। तो नहीं नहीं पहुंच पाए। आप अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो फिर आपने ये कैसे बेस जी। कर लिया कि हाँ कोई है क्रिएटर? हाँ, ये भी है एक क्वेश्चन भाई। हाँ, उसमें तीन आप पे भी तीन तो ही हम तीन ही क्वेश्चन पोजीशन रेज। हो सकती हैं। मेरे हिसाब से तीन ही पोजीशन हो सकती हैं। या तो आप बोलें कि क्रिएटर है, उसके पास आपके लिए, आपके पास रैशनल एक्सक्यूज या रैशनल रीजंस हों, तार्किक वजह जो इसको हम बोलते हैं। दूसरी पोजीशन हो सकती है कि जी नहीं है। तो नहीं होने के लिए भी आपके पास कोई रीजंस होने चाहिए। आप ये सीधे नहीं बोल सकते हैं कि नहीं है। तीसरा, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो। तीन ही पोजीशन हो सकती है मेरे हिसाब से। तो आपको यस, अब क्या लगता है, आप किस पोजीशन में फिट बैठते हैं? मेरा तो जो थर्ड है यही है कि हो भी सकती है चीजें, नहीं भी हो सकती हैं। हाँ, अब करेक्ट। हो सकती है, उसको कैसे जाना जाए। नहीं हो सकती है, उसको कैसे जाना जाए। हम्म। करेक्ट करेक्ट। डिबेट, डिबेट इस बात पे होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। करण, आपका क्या पॉइंट है? व्हाट डू यू थिंक, एंड क्या आपको क्यों लगता है या नहीं है? मेरे तरफ से तो यही पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि पहले तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ये हमें आपस में होनी चाहिए कि गॉड क्या है। मतलब हमारी एक कॉमन डेफिनेशन होनी चाहिए कि गॉड क्या है, ताकि हम उस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर पाए। करेक्ट करेक्ट। तो गॉड पहले है क्या, मतलब विष्णु जी के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो गॉड मेरे लिए एक ऐसी डेफिनेशन है कि एक एक पावर है, एक एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। मेरे हिसाब से गॉड की डेफिनेशन है ये, कि कुछ ना कुछ एक कॉमन पावर है, कुछ ना कुछ है जो पूरे यूनिवर्स को इस बैलेंस में चला रही है। अब ये है या नहीं है, अब आप वाली बात बिल्कुल सही है कि वो मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है वो चीज। हम्म। चला रही है या नहीं चला रही है ये तो मैंने मान लिया है ठीक है। कि कोई ऐसी एक पावर होगी जो इस सारे चीज को इतने बैलेंस में चला रही है। तो स्टैंड तो बिल्कुल वही रहेगा कि एज ऑफ नाउ मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज है, क्या है या नहीं है। लेकिन यस, मैं उसके उसको जानने या उसको एहसास करने के लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है। तो स्टिल आप भी उसी फेज में हो कि डोंट नो और नो के बिटवीन हम में? उसी सीकर फेज में है भाई। सीकर का मतलब यही है कि हम ढूंढ रहे हैं। हम्म। हमें मिला नहीं अभी तक, लेकिन हम ढूंढ हम्म। रहे हैं। ओके। तो अभी हम एग्जिस्टेंस पे ही बात कर रहे हैं, उसके आगे हम नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल। है ना? तो अभी तक जो आपको एविडेंस मिले या अभी तक जो आपने रिसर्च करी, उसमें आपकी इंक्लिनेशन कहाँ तक गई है, या आपको क्या समझ में आ रहा है अभी तक कि ज़्यादा चांसेस क्या हैं? चलो मैं आपसे प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ। आपको क्या लगता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? हाँ,
जब ये सभी चीजों को एनालाइज किया, चीजों को समझा, तो एक बेसिक चीज ये समझ में आई कि अब किसी के एक्सपीरियंस की तो अलग बात है, हम अपने एक्सपीरियंस से ही अपने चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अपनी एक्सप्लेनेशन में यही समझ में आया कि एक तो हमारा ये शरीर है, एक ये हमारा दिमाग है। अब इसके परे भी कुछ ना कुछ जरूर है ये चीज। अब इन दोनों का भी तो बेस रहा होगा ना, ये भी तो, ये सारी चीजें तो हमने मतलब कलेक्ट की हैं, मतलब धीरे धीरे बनाई हैं। दिमाग धीरे धीरे हमारे पूरे इतने साल के एक्सपीरियंस से, इम्प्रेशन से बना है, और जो इतने सालों से हमने खाया है उससे ये शरीर बना है। लेकिन उन दोनों चीजों को भी होल्ड करने वाला कुछ ना कुछ बेसिक चीज तो होगी। एक तो ये पहला परसेप्शन है मेरा कि भाई कुछ ना कुछ एक थर्ड चीज और है जो इन दोनों चीजों को चला रही है, मेरे पर्सपेक्टिव से। यही फॉर्मूला पूरी यूनिवर्स पे भी लागू होगा, आप पे भी लागू होगा, मेरे परसेप्शन से। ठीक है। तो ये तो होगी परसेप्शन की बात। अब सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे हम कि हमारे पास जो डाटा है, पहले से जो डाटा है कि हमारे कल्चर में इतने सालों से इतने ग्रंथ, इतने सब वेद वगैरह सब लिखे हुए हैं, तो इतनी ह्यूमन एनर्जी उन लोगों ने बेफालतू बिना कुछ जाने या बिना कुछ एक्सपीरियंस करे तो लगाई नहीं होगी कि उन्होंने इतने पत्तों पे और इतनी मेहनत करके सब चीजें लिखी, आयुर्वेदा लिखा, इतने मतलब एडवांस थी सिविलाइजेशन उस टाइम पे। तो उन्होंने कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल या जो भी उसको बोलें, गॉड बोलें, उस चीज को टच किया होगा, उसको एक्सपीरियंस किया होगा, उसी से वो मोटिवेट होके उन्होंने ये सब चीजें लिखी होंगी, बनाई होंगी, बताई होंगी, आगे लोगों को आगे बताने के लिए दी होंगी। तो ये हो गया मेरा सेकंड फैक्ट कि भाई वो चीज कुछ ना कुछ तो है कि इतने लोगों ने इतनी मेहनत की है। तो एक तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया अंदर से, और एक ही फैक्चुअल एक्सपीरियंस हो गया अपना पीछे से, हिस्ट्री से, कि कुछ तो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। ओके, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने रखे। सही है, आपने अभी तक सीकर फेज में हो, इट्स गुड कि आप यहाँ तक पहुँचे। तो बेसिकली मैं शॉर्ट सा थोड़ा सा एक इस पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपका जो सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये डिबेट या डिस्कशन किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन या किसी भी स्पेसिफिक गॉड बाय नेम के लिए नहीं हो रही है। नहीं है, ना हम किसी का नाम लेंगे, ना मेंशन करेंगे। तो बिल्कुल जस्ट टू मेक इट क्लियर, कि इसमें बिल्कुल। हम कहीं मेंशन नहीं करेंगे। सो मैं आपके सेकंड पॉइंट को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि एक सर्टेन हिस्ट्री है, इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे रिसर्च है, और बहुत सारे लोग हैं, हिस्टोरिकल अकाउंट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इट मीन्स कि इसमें कहीं ना कहीं तो सही होगा। अगर हम इस बिल्कुल लॉजिक से चलें तो आपको ऐसे दुनिया में कई रिलीजन्स मिलेंगे जिनके पास ऐसे ही हिस्ट्री है, ऐसा ही डेटा है, ऐसा ही बैकअप है, ऐसा ही आई विटनेस अकाउंट, हिस्टोरिकल अकाउंट्स, स्क्रिप्चर, स्क्रोल्स सब मिलेंगे आपको। बिल्कुल। ये हर मिलेंगे, रिलीजन ही उसी पे बेस है, रिलीजन ही उसी चीज पे बेस है, हर रिलीजन। करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से कि अगर हम सिर्फ इस चीज पे अपने एक रिजल्ट इससे हम इन्फॉर्म कर लें कि ये है तो कुछ है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं जिसको के आधार पे आप डायरेक्ट किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते हो। आई डोंट थिंक कि सिर्फ ये कह देना कि हाँ भाई ये है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग इसको सही मान रहे हो, कोई और अपने अकॉर्डिंग किसी और चीज को सही मान रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो ऐसे हजारों बिल्कुल हैं जो अपने अपने अकाउंट के बेस पे इसको सही मान रहे हैं। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ। आप अगर आज हिस्ट्री भी उठा के पढ़ो तो हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री थोड़ी अलग हो और किसी और की अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री थोड़ी अलग हो। इंडियन हिस्ट्री की मैं बात कर रहा नहीं हूँ। नहीं नहीं, उसी पे मैं सेकंड पॉइंट पे वही मैं आपको दोबारा जस्टिफाई करना चाहूंगा उस चीज पे कि मैं उसको मतलब कि किसी मेथड पे या किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे ले जाके उसको क्या नाम है, स्टेगनेट नहीं करना चाह रहा।
उसको करेक्ट। मैं ओपन फॉर्म ही रखना चाह रहा हूँ, बस मैं उसको एज ए बेसिस मान रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह ये चीज अवेलेबल है। तो करेक्ट। उसको बस मैं बेसिस बना रहा हूँ कि हाँ हम्म। गॉड एग्जिस्ट करता है, उस बात के लिए मैं उसको बेसिस बना रहा हूँ। लेकिन उस उन सब चीजों को ही लेके हमें चलना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम्म। हम अब नई जनरेशन है तो हमें हमें नए तरीके से भी सारी, हमें अपनी से आगे आने वाली जनरेशन को दिखाना है कि भाई जो हमारे प्रीवियस जनरेशन ने किया और उसको एक्सपीरियंस किया, या जो भी उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, उसी तरह हम भी कुछ अलग करके उस चीजों का एक्सपीरियंस करके आगे वाली जनरेशन को फॉरवर्ड कर पाए। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट सही है कि इसको एक बेस बनाया जा सकता है। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ अगर हम इस पे चलेंगे तो इसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे बिलीफ हैं जो कि मानने वाले लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपको पता है, आप अगर इसको सर्च भी करेंगे तो यूएस में 8 to 9% पॉपुलेशन आज भी ये बिलीव करती है कि द अर्थ इज फ्लैट। इतने सारे सब कुछ बिल्कुल। होने के बाद भी वो फ्लैट अर्थ थ्योरी इसको बोलते हैं। दे बिलीव दैट द अर्थ इज फ्लैट एंड इट्स 8% ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल। तो ऐसे लोग या ऐसी चीजें हमेशा मिलती रहेंगी। वट आई बिलीव कि जो बेसिस होना चाहिए टू फाइंडिंग द ट्रूथ इज रैशनैलिटी, जो कि सिर्फ आज की कोई इन्वेंशन नहीं है। ये बहुत पहले से जो वर्ल्ड ऑफ फिलॉसफी है उसमें ये डिस्कशन अबाउट गॉड एंड अबाउट रैशनलिज्म ये चली आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इसका सही मीन्स होना चाहिए वो होना चाहिए तर्क, जिसको हम रैशनैलिटी कहते हैं या जिसको हम रीजनिंग भी कह सकते हैं। दिस इज द करेक्ट वे बिल्कुल। टू फाइंड गॉड इफ यू थिंक देर इज वन। और अगर आपको लगता है नहीं है तो आपके पास होने चाहिए ये ऐसे रीजंस कि आप ये प्रूव कर सकें कि नहीं है। दोनों के लिए रीजंस रिक्वायर्ड है। सो राज, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस एंड क्या लगता है आपको, क्या आपकी बैकिंग है इस पे? मुझे भी यही लगता है कि गॉड तो है, और वो ऐसे ही है जैसे मतलब जो हमें बताई गई, जो पिछले जनरेशन से, मतलब या फिर हमें जैसे रेस्ट किया गया बचपन से, तो इन सब चीजों पे जो हमारा दिमाग कहता है कि हाँ गॉड है जो सारे सिस्टम को परफेक्टली मैनेज कर रहा है, कैसे और क्या। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हाँ गॉड है, लेकिन अब वो कैसे है, वो तर्क संगत जो है, वो उस पे हम पूरा डिटेल में बात कर सकते हैं और आगे भी स्टडी कर सकते हैं। करेक्ट। तो होने के पीछे जो एक्सेप्टेंस है उसके पीछे आपने क्या रीजन रखा है, क्या लॉजिक मानी है? लॉजिक यही है कि मतलब हम देखते आ रहे हैं, और हमें भरोसा है कि अगर हम कभी कोई ऐसी मतलब परेशानी आती है हम पे या कुछ भी ऐसा, या हम खुश होते हैं, मतलब एक हमारा इमोशन जो है वो भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं गॉड के एग्जिस्टेंस से। जस्ट बिकॉज ये भी हो सकता है कि वी वे आर रेज्ड इन दिस वे, एंड करेक्ट। नहीं, अगर गॉड गॉड एग्जिस्ट करता है तो किस फॉर्म में है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो चीज मेरे एक्सपीरियंस में ही नहीं आ रही है उसको मैं कैसे मानूं? ये आपका करेक्ट पॉइंट है। जिस चीज को मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हर चीज एक्सपीरियंस करवा रहा हूँ, मैं पानी, हवा, नहीं मतलब लोगों का मतलब स्पर्श हो गया, लोगों का टच हो गया, ये सब मैं अगर फील कर पा रहा हूँ तो देख चीज वो है। अगर गॉड है, वो कैसे उस चीज को मैं एक्सपीरियंस करूँ? करेक्ट करेक्ट, ये आपका सवाल अच्छा है। इसको डील करने के लिए थोड़ा सा आपको चाहिए होगा डिटेल, और इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा पहले उसकी आसपास की प्रेमाइसेस को समझना होगा। ठीक है ना? तो पहले मैं अपना व्यू बता दूं कि मेरा व्यू क्या है। मेरा व्यू ये है
कि आई बिलीव कि यस गॉड डज एग्जिस्ट। मैं आई डोंट नो या नॉट एग्जिस्टेंस के फेवर में नहीं हूँ। आफ्टर जो अभी तक जो भी मैंने सीकिंग करी उसके बेसिस पे जो पोजीशन मैं फॉर्म कर पाता हूँ अपने लिए वो यही है कि गॉड डज एग्जिस्ट। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, एक दो नहीं बहुत सारे रीजंस हैं जो डिपेंड करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे रीजंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी थीइज्म में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो आप जब देखते हो तो यू नो दिस कि यस इट डज एग्जिस्ट। दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक रीजन देता हूं जिसको हम टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं या इंटेलिजेंट डिजाइन आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। दैट इज कि जो एथीज्म का क्लेम है, यानी द ग्रुप ऑफ पीपल जो क्लेम करते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज जस्ट रैंडम नॉट बाय डिजाइन, और ये रैंडमनेस से ही यूनिवर्स क्रिएट हुआ है और ये रैंडमनेस से ही सब कुछ क्रिएट हुआ है। दिस इज देयर ओपिनियन अबाउट द यूनिवर्स। लेकिन जब हम इस यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, जब साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स को स्टडी करा तो दे फाउंड कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, एक दो नहीं, मेनी थिंग्स, जो कि प्रिसाइजली इतना वैल्यू उनका इतना डिटरमाइंड है कि अगर वो वैल्यू 0.1 भी इधर से उधर हो जाए तो यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होगा। उसमें पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। सिर्फ अर्थ का नहीं, सारे प्लैनेट्स का, हमारे सोलर सिस्टम का, सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्लैनेट्स का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतना प्रिसाइज है टू द वेरी डेसिमल पॉइंट कि तभी ये सारे एक ऑर्बिट में फिक्स्ड हैं। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए 0.1% भी तो क्या होगा, प्लैनेट्स एक दूसरे में कोलाइड करने लगेंगे और ये कोलिजन के बाद से पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो जैसे इंसेप्शन हुआ था अर्थ का, जो कि हुआ था आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, बिग बैंग हुआ था आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, हमें 7-8 बिलियन ईयर्स लगा अर्थ के फॉर्मेशन में, जो प्राइमोर्डियल अर्थ है 4 बिलियन ईयर पहले। उस टाइम लाइफ नहीं था अर्थ पे। 4 बिलियन ईयर पहले जब अर्थ फॉर्म हुआ है, उस टाइम जो हमारा सोलर सिस्टम उसके साथ फॉर्म हुआ है, उसमें जो ये वैल्यू है ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो इतनी प्रिसाइज है कि वो ये बताती है कि उसे पॉइंट डॉट पे भी सेट किया गया है। अगर नहीं होता तो यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड हम पढ़ते हैं कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी ग्रेविटी, जिसको हम बोलते हैं, या जो फोर्स एवरीवन नोज कि यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स कांस्टेंट नहीं है, एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स की बाउंड्रीज एक्सपैंड करती जा रही हैं। तो जो यूनिवर्स की बाउंड्री एक्सपैंड कर रही है, उसको जो फोर्स पुश करती है उसी को हम बोलते हैं एंटी ग्रेविटी या कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। वो फोर्स कंटिन्यूअसली पुश कर रही है और यूनिवर्स एक्सपैंड होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। वो जो एक्सपेंशन का रेट है वो भी डॉट इतना प्रिसाइज है कि अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा होता तो पूरा यूनिवर्स स्ट्रेच हो जाता, फैब्रिक की तरह एग्जिस्ट नहीं कर पाता। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि आपको रीजन के अकॉर्डिंग ये समझाती हैं कि कितना पॉइंट माइन्यूटली तक ये डिजाइंड है। यानी कि अगर आप सपोज एक मोबाइल फोन आप डिजाइन करना चाहते हो, आप उसमें कोई भी चीज अगर प्रोपोर्शन से ज्यादा बड़ी कर दो वो नहीं बन पाएगा। मैं एक छोटे से मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं। आप उसमें कोई भी चीज इतना ज्यादा प्रोपोर्शन से बढ़ा दो, बैटरी कर दो फोन के साइज से ज्यादा बड़ी, पॉसिबल नहीं होगा आपको उसमें फिट करना। आपको हर चीज इतना प्रिसाइज बनाना पड़ता है मोबाइल फोन का कि वो उस 6.3 इंच के स्क्रीन में आ जाए। तो जब एक मोबाइल फोन जैसी चीज को, जो कि इतनी कॉमन है, उसको बनाने के लिए भी एक डिजाइनर चाहिए, तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि इतना बड़ा यूनिवर्स जो इतना प्रिसाइज है, ये बिना किसी डिजाइनर के एग्जिस्ट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि देयर इज अ डिजाइनर, एंड द डिजाइनर को हम गॉड कह लें, सुपर नेचुरल बीइंग कह लें, फोर्स कह लें। आपको क्या लगता है मिस्टर ब्लेज? नहीं, क्रिएटर और गॉड को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? नहीं, व्हाट डिफरेंशिएशन?
अभी अभी हम सिर्फ क्रिएटर। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, जिसको कि हम अनदर टर्म्स में गॉड कह रहे हैं। अभी हम किसी स्पेसिफिक उसमें नहीं जा रहे हैं कि आपको इस स्क्रिप्चर पे आना है या नहीं, इस वे ऑफ थिंकिंग पे आना है। मेरा मेरा क्वेश्चन स्टिल वही है कि हम उसको किस फॉर्म में देखें। वही तो आपने बता दी कि भाई सारी चीजें एक्यूरेट हैं, भाई हो सकता है, चलो मैं एक तरफ मान भी लेता हूँ कि भाई सुपर नेचुरल पावर कुछ होगी जो इतना सब कुछ कंट्रोल कर रही है, या फिर वो कंट्रोल वे में ही चीजें रन कर रही है, या तुमको कोई कंट्रोल कर रहा है या एक कंट्रोल वे में वो चीजें रन कर रही है। मगर उसको हम एहसास कैसे करें? अब ये जो नंबर्स हैं या ये जरिया है उसको एहसास करने का जो आपने बताया, या जो हम चीजें आसपास देख रहे हैं, भाई जो भी आपने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, भाई आपने बताया कि कुछ लोग वहां पे उसको फ्लैट मानते हैं, कुछ लोग उसको इलेक्ट्रिकल मानते हैं, कुछ लोग गोल मानते हैं, मान लिया चलो, या और कोई फॉर्म है जिसमें उसको हम देख सकते हैं? नहीं, सी देखिए, मैं आपको एक सिंपल से, जैसे मैंने बताया कि किसी भी ओपिनियन तक पहुंचने का जो टूल मैं यूज कर रहा हूं वो है रैशनैलिटी। मैं फिर से ये बोल रहा हूं, साइंस एक बहुत अच्छा टूल है, और साइंस की डेफिनेशन ये होती है कि जब नॉलेज ऑब्जर्व्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, वैसी नॉलेज जो हम ऑब्जर्वेशन से गेन करें उसको हम कहते हैं साइंस। तो हम ऑब्जर्व किस चीज को कर सकते हैं? जो फिजिकल हो, फिजिकल आप समझ रहे हो ना, जो इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, उसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व तो वही चीज होगी जो जिसको हम महसूस कर सके, हमारे सामने है, करेक्ट, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में, उसी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं अबाउट दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में हम अभी तक जो ऑब्जर्व कर पाए हैं, जो हमारा ऑब्जर्वेबल फिजिकल यूनिवर्स है, वो हमने सिर्फ अभी 5% ऑब्जर्व करा है। 5%। साइंस की ये एक लिमिटेशन है। साइंस एक टूल है जिससे कि हमने 5% ऑफ द यूनिवर्स को ही ऑब्जर्व करा है अभी तक। तो आप पूछेंगे 95% ऑफ द, नहीं, सिर्फ मैं इसको क्लियर कर दूं कि 95% ऑफ द यूनिवर्स क्या है। 95% ऑफ द यूनिवर्स डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है। जो अभी मैंने बात करी एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स की, उसको डार्क एनर्जी भी कहते हैं, जो कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको अभी भी साइंस उसके बारे में ये भी नहीं जानता है कि ये कैसे बना या हाउ इट बिहेव्स। इट जस्ट नोज कि ये एग्जिस्ट करता है बाय द इफेक्ट ऑफ इट। ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि जो होल यूनिवर्स है उसमें से हम सिर्फ 5% को ही हम देख पाए हैं अभी तक। करेक्ट। ठीक है। नहीं, हमने ये कैसे डिफाइन कर लिया कि जो मतलब टोटल का हम 5% ही देख पाए हैं, उससे बाद का हमने कैसे देख लिया जब हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए? करेक्ट, ये सवाल आपका अच्छा है। मैं इसी पे आ रहा हूँ अभी कि अब बात हो रही थी कि फिजिकल यूनिवर्स की। तो अभी हमने पहले प्रीमाइस में ये चीज एस्टेब्लिश करी कि कोई एक ऐसी बीइंग है जिसके वजह से ये एग्जिस्टेंस यूनिवर्स की पॉसिबल हुई है। यस और नो, ये अभी तक एस्टेब्लिश हुआ है या नहीं? क्योंकि जब तक ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि फिर हमें वापस यहीं आना पड़ जाएगा। ठीक है, ये एस्टेब्लिश हो गया है कि हाँ, एक बीइंग है जो एग्जिस्ट करता है और जिसने इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाया। ये एस्टेब्लिश है। बीइंग कैसे हो सकता है वो? बीइंग को, अब लैक ऑफ वर्ड्स, हमारे जो वर्ड्स हैं वो भी तो लिमिटेड है ना। हमारे पास जो वर्ड्स हैं वही यूज करेंगे। वो हमारे पास एग्जैक्टली उसको डिफाइन करने के लिए कोई वर्ड हो सकता है नहीं हो इस दुनिया में। हो सकता है लैंग्वेज में ऐसा कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं हो, तो जो बेस्ट वर्ड मैं यूज कर पा रहा हूँ वो बीइंग है। ठीक है, आप इससे कोई बेटर वर्ड बता दो, मैं वो यूज कर लूंगा। बीइंग तो नहीं हो सकता कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। एनर्जी बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। आप एनर्जी कह रहे हो, करेक्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास नहीं है ना, मुझे लगता है कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, तो हमारे पास जो है हम उसी को यूज कर रहे हैं। एनर्जी कह लो, बीइंग कह लो। वही प्रॉब्लम है ना इसमें, ये वही तो प्रॉब्लम आती है कि अनडिफाइनेबल
चीज है जिसको हम जान ही नहीं पाए, तो उसको वेरी गुड तो पॉइंट, वो अननेमेबल भी हो वेरी गया, गुड फिर वो पॉइंट। उसको और मैं इसकी नाम भी नहीं रखा जा सकता इसकी एक उसका। बैकिंग देता हूँ कि वाई आई एम सेइंग दिस, कि ये फिजिकल यूनिवर्स के जो, पहले मैं आपको बता दूं कि जो थीज्म का क्लेम क्या है, जो यानी कि ये विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, जो आस्तिक लोग होते हैं, जो ये मानते हैं गॉड है, वो ये मानते हैं कि गॉड इज टाइमलेस, स्पेसलेस बीइंग। ये पहला उनका क्लेम है अबाउट गॉड, यानी कि वो इस स्पेस टाइम में जिसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके बाहर है। ये उनका पहला क्लेम है। दूसरा, हम ये जानते हैं कि कोई मैटर किसी मैटर को क्रिएट नहीं कर सकता है, मैटर एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकता है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू एनर्जी, या एनर्जी नए एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकती है, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी अपने आप में नई काइनेटिक एनर्जी या नए मैटर को क्रिएट कर दे। ऐसा ही है मिस्टर ब्लिस? यस यस राइट। ऐसा ही है। तो अभी हमने एस्टेब्लिश करा कि जो बीइंग या एनर्जी है, वट एवर दैट इज, ओमनिशिएंट बीइंग, उसने इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस को पॉसिबल किया। तो अगर मैटर या एनर्जी मैटर और एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब किसी ऐसी चीज ने मैटर और एनर्जी को क्रिएट करा जो कि खुद ना तो मैटर है ना एनर्जी है। इससे आपको यह क्लियर हो जाता है कि गॉड इज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। जो मैटर और एनर्जी हम समझते हैं इस यूनिवर्स में, उन दोनों में से कुछ भी नहीं है गॉड। वो एग्जिस्ट करता है टाइम एंड स्पेस के बाहर, मैटर और एनर्जी नहीं है। अब आप अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से इस पूरे यूनिवर्स के 5% को एनालाइज कर पाए हो जो कि फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको, गॉड को ऐसे क्यों एनालाइज करना चाह रहे हो कि जैसे आप किसी दुकान से सामान खरीदने जा रहे हो कि भाई फिजिकली हाथ में पकड़ के देख लूं, जबकि उसकी क्वालिटीज ये बता रही हैं कि ना वो एनर्जी है, ना वो मैटर है, ना वो एग्जिस्ट करता है इस फिजिकल यूनिवर्स में। इसमें एक प्रॉब्लम है इस एक मेथड में, जहां तक मेरे को लगा है। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम नोएबल यूनिवर्स के सिर्फ 5% को जान पाए हैं, और पहले ही हमने ये डिफाइन किया था कि ये यूनिवर्स एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी एंडिंग नहीं है, और उसकी एंडिंग का भी हम सिर्फ 5% जान पाए हैं, जो कि एवर एक्सपेंडिंग है ही। तो अगर हम ये मेथड एम्प्लॉय भी करेंगे तो हम कभी भी 100% का तो कभी जान ही नहीं पाएंगे। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा हमारे लिए। यूनिवर्स, पहली बात तो ये कि यूनिवर्स एवर एक्सपैंडिंग नहीं है, इन इवेंचुअली यूनिवर्स का एंड होना है। ये साइंटिफिक थ्योरीज में भी एस्टैब्लिश्ड है। वो एक टाइम में एंड होना है, लेकिन करेक्ट, फॉर ए दैट इज व्हाट आई एम कांस्टेंट सेइंग। टाइम स्पेस तो काफी मतलब स्पेस तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट आप कह सकते हो, बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स अहेड है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वो चाहे बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स हो या ट्रिलियन ऑफ लाइट ईयर्स हो या ट्रिलियन टू द पावर ट्रिलियन हो, वो होगा तो फिजिकल यूनिवर्स ही। गॉड की एग्जिस्टेंस, फिजिकल यूनिवर्स गॉड की एग्जिस्टेंस लेकिन इस फिजिकल यूनिवर्स का पार्ट नहीं है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके, वो चाहे तो फिजिक्स तो फिर उस पे अप्लाई ही नहीं होगी। हमारी फिजिक्स एंड हमारी एनालिटिकल थिंकिंग, हमारी रैशनैलिटी, हमारे थॉट्स, फिजिक्स इसलिए नहीं अप्लाई होगी क्योंकि हमने फिजिक्स के थ्रू ही उसको ये एनालाइज करा कि मैटर कैन नॉट क्रिएट मैटर, एनर्जी कैन नॉट क्रिएट एनर्जी। सो वट एवर क्रिएटेड मैटर एंड एनर्जी इज नाइदर मैटर नॉर एनर्जी। एंड फिजिक्स ओनली अप्लाई टू मैटर एंड एनर्जी। करेक्ट। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स इज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड। Physical world, obviously. Yes, Then and इसीलिए to know that unknowable by the physical methods is not possible. is the wrong tool. Very good, very good. ये आप सही पहुंच गए हो। इज द रॉन्ग टूल हम यूज कर रहे हैं। सो बिल्कुल, हाउ टू अंडरस्टैंड हिम, उसको कहते हैं, वी कॉल इट मेटाफिजिक्स, जो कि हम कहते हैं कि जो बाउंड्रीज हैं गॉड की, जहां पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज द फील्ड ऑफ मेटाफिजिक्स।
वो फिजिक्स नहीं है जो हम नॉर्मली अंडरस्टैंड करते हैं। और मेटाफिजिक्स ओके डिस्कस करने के लिए अगर आप फिजिक्स के टूल को यूज करते रहोगे, जैसे कि विष्णु ने मिस्टर ब्लेज ने पूछा कि हाउ टू फील हिम, हाउ टू सी हिम, तो ये सारे जो फिजिकल टूल्स हैं अगर हम रॉन्ग टूल से डिटेक्ट करने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इट्स जस्ट लाइक तो मेटाफिजिक्स में कोई स्पेशल टूल्स है? मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं है मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स इज ऑल अबाउट, जो मैं बता रहा हूँ ये एक फिलॉसफी की ब्रांच है। मेटाफिजिक्स साइंस की ब्रांच नहीं है, ये फिलॉसफी की ब्रांच है। ओके एंड फिलॉसफी की ओके ब्रांच में आप मेटाफिजिक्स को रीड करोगे तो इसमें रीजनिंग, रैशनैलिटी, इसके बेसिस पे और डिडक्शन, इसके बेसिस पे हम एक केस बिल्डअप करते हैं और किसी चीज को समझने की ओर बढ़ते हैं। दैट इज द प्रोसेस। ओके ओके यस, दैट इज द पॉइंट। परफेक्ट मिस्टर ब्लेज, परफेक्ट। एनीथिंग ऑन दिस? नथिंग। नहीं, यू आप पूरा पूछ सकते हो, आप इसमें जहां तक आप पूछना चाहो। इसमें और भी बहुत सवाल हो सकते हैं कि हम उसको क्यों नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो सकता है। डोंट फील लाइक कि आप इसमें अब नहीं पूछ सकते हो। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि हाँ हम अभी भी कोई फिजिकल तरीके से ही हम देखना चाहते हैं तो फिर आप बताइए। नहीं, मेरा मानना तो यही है, देखो जो चीजें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आ रही हैं, देखो वो बहुत बियॉन्ड चीजें हैं। आई डोंट थिंक सो। आपने कहा था कि अभी तक हम 5% ही जान पाए हैं, तो उसका हमने 100% कैसे डिफाइन किया, मेरे को वो चीज भी समझ नहीं आई कि जब हम 5% ही हम सीगल देख पाए हैं तो वो 100% किसने डिसाइड। जितना मेरे हिसाब से उसकी ये ठीक है। डेफिनेशन है ब्लेज जी, कि जितना हम देख पा रहे हैं उसका 5% जान पाए हैं बस। हाँ, ये हो सकता जितना है, हम देख पा रहे हैं। जितना हम देख पाए। अब हम देख पाए हैं 5% और हम बात कर रहे हैं 100% की, तो वो तो पॉसिबल नहीं नहीं है नहीं, लगभग। हम जितना देख पाए हैं उस 5% जान पाए हैं। हाँ, ये अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हम्म करेक्ट। हम जितना देख पाए हैं उसमें हमने ये भी ऑब्जर्व से ही, अपने ऑब्जर्वेशन से ही, साइंस ने ऑब्जर्व ही तो किया इफेक्ट से कि एंटी ग्रेविटी डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करता है और वो डार्क एनर्जी ही पुश कर रहा है यूनिवर्स के बाउंड्रीज को, तभी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो उसकी स्टार्ट कैसे हुई, या साइंस अभी तक ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया है कि हाउ इट एग्जैक्टली फंक्शंस, वो कैसे एग्जैक्टली फंक्शन करता है। सो 95% इज एम्बिगुअस, 5% जो नोन यूनिवर्स है उसको हम जान पाए हैं। अब नोन यूनिवर्स कहने का रीजन ये भी है कि अभी भी ऐसे बहुत से यूनिवर्स के पार्ट हैं जो हम देख नहीं पाए हैं। रीजन बीइंग कि वो इतने डिस्टेंस पे हैं कि हमें पता है कि हम किस चीज को तभी देख पाते हैं जब लाइट उससे रिफ्लेक्ट करके हमें दिखती है। यही तरीका है देखने का। तो जो यूनिवर्स हमने ऑब्जर्व करा है, वो जब भी हमने लास्ट जो नासा ने भेजा था सैटेलाइट, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, पता नहीं क्या नाम था उसका, जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप से जो हमने फारदेस्ट यूनिवर्स को ऑब्जर्व करा, तो उसके आगे भी यूनिवर्स है, बट अभी वो ऑब्जर्व इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि सिंस बिग बैंग वहां से लाइट अभी ट्रेवल कर ही रही है। वो लाइट जब तक ट्रेवल करके यहां तक नहीं पहुंचेगी वो आपके टेलीस्कोप में भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिस्टेंस पे, इतने ज्यादा लाइट ईयर्स दूर है। तो अभी जो नॉन यूनिवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है हम तो अभी उसको भी नहीं देख पा रहे हैं। एंड द पार्ट इज कि अगर हम नॉन यूनिवर्स पूरा देख भी लें, स्टिल गॉड इसका पार्ट नहीं है। तो मिस्टर ब्लेज, आपका ये जो कंसर्न है कि हम किसी चीज को देखेंगे तभी मानेंगे, ये एग्जिस्ट करता है फिजिकल वर्ल्ड के लिए। अब आप समझ रहे हो, ये ऐसा ही है कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि आप जैसे हम किसी थ्योरम को प्रूव करते हैं मैथ्स में, और मैं आपको बोलूं कि आप माइक्रोस्कोप से इस थ्योरम को प्रूव करके दिखाओ, आप कभी भी कर सकते हो? नहीं। माइक्रोस्कोप इज नॉट द टूल टू प्रूव थ्योरम। यही प्रॉब्लम यहां हो रही है कि हम बोल रहे हैं कि हमें फिजिकल यूनिवर्स में फील करा दो गॉड को, हम माइक्रोस्कोप से थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो जो ये हमारा टूल है ये परफेक्ट टूल है टू नो द अननोएबल। कौन सा टूल जिससे हम बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? ये ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी में ही कॉन्शियसनेस और माइंड एग्जिस्ट करता है, और इसी तो हमें कॉन्शियसनेस और माइंड के यूनिवर्स थ्रू ही और हम यहाँ फाइंड तक कर जाने सकते की हैं। जरूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। यही
टूल अपने आप में सफिशिएंट है टू बिल्कुल नो बिल्कुल। अबाउट। आप हम जो भी हमें ना ही एग्जैक्टली कोई जो भी मशीन की फाइंड आउट कर जरूरत रहे है, हैं, एक्सटर्नल मशीन की जरूरत है, ना ही कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की जरूरत है, जहां तक मेरे को लगता है। बात सिर्फ इसकी है कि आपका जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है उसके लिए आप किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं। सी, साइंस जो है वो बहुत अच्छा टूल है। अगर साइंस नहीं होता तो हमें ये इतनी चीजें कहाँ से पता चलती जो आज हमें पता है यूनिवर्स के बारे में, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स के बारे में। ये हमें साइंस के थ्रू ही पता चल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि फिर हम साइंस के ही साइंस थ्रू पूरी साइंस में दुनिया कुछ निकालने नहीं, चले क्या जाएं। साइंस साइंस तो एप्लीकेशन कर रही है बस। साइंस ने जाना क्या है? कुछ नहीं जाना आज तक। पूरा एक एटम पूरा कंप्लीट नहीं देख पाए आज तक साइंस। एग्जैक्टली। और साइंस कभी क्लेम भी नहीं करता कि हमने पूरा जाना। साइंस का पहला वही क्लेम ही यही वही है कि साइंस इज वही है, ऑल अबाउट नोइंग। बिल्कुल। इन द प्रोसेस वो वाली बात है साइंस के साथ। बहुत ही एक क्या करेक्ट। बोलेंगे, एक बहुत ही नया टूल है जो एग्जैक्टली कि ग्रो कर रहा है अभी वो बस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड पीपल लेकिन थिंक, हमारे पास पूरे सालों हजारों सालों का एक्सपीरियंस है और इतने सारे टूल्स हैं। लेकिन मेरे को जहां तक आज तक ये मतलब हम अपने लाइफ स्पैन में समझ में आया कि हम साइंस के टूल को ही एम्प्लॉय करते जा रहे हैं। एक बहुत मेरे को सही, जहां तक समझ वेरी में आ रहा है। बहुत अच्छा ये पॉइंट है कि अभी तक होता ही आ रहा है कि आप अगर किसी एथियस्ट से बात करोगे, जो कि मैंने बहुत से एथियस्ट से बात करी है जो बिलीव करते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ये सोचते हैं कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ एक ही है, वो है साइंस। एक ही है, वो है बिल्कुल। साइंस। अब अगर आपने यही मान लिया कि सोर्स ऑफ नॉलेज ही सिर्फ साइंस है, तो आप उसके बाहर हम्म। निकलोगे ही नहीं। आप निकलोगे नहीं, आपको पता नहीं आप चलेगा। सीकर रहे ही नहीं। आपने आपने फिर वही चीज ना, अपने आप को बॉन्ड कर लिया उस चीज में। करेक्ट आपको क्या पता कि कौन सा टूल है जो उस अननोएबल को जान लेगा। करेक्ट। अगर आप उसी को फ्रीज कर दोगे, आपके मेथड को ही फ्रीज कर दोगे, तो आप अपने आप को ही रोक रहे हो, एक तरह से एग्जैक्टली बॉन्ड कर रहे हो अपने आप को। आपने खत्म कर दिया ना कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ बिल्कुल साइंस ही हो सकता है। मैं और किसी बिल्कुल, सोर्स स्कोप ही ऑफ खत्म नॉलेज कर पे, दिया उस चीज का। किसी भी सोर्स ऑफ नॉलेज पे मैं बिलीव ही नहीं करूंगा अदर देन साइंस। हम्म, तो आप बिल्कुल उसको, आप वहीं फंस जाते हो जाकर के। वो डिबेट यहीं बिल्कुल। वहीं रुक जाती है, डिस्कशन उनके साथ। अब जब अब साइंस साइंस कितने 200-300 साल से आया है। 200-300 साल में वो 5% ही जान पाया है। अगर हम अपनी अपनी बात करें, जो चार लोग हम बात कर रहे हैं, तो हमारा लाइफ स्पैन ही कितना है? 30-35 साल का है। तो साइंस अगर पूरा जोर भी लगा लेगी तो 15% जान लेगी। तो दैट भी इज वो दैट इज मैं वही बोल रहा हूँ कि वो साइंस का पार्ट है। मैं बोलता हूँ कि अगर 90% भी जान ले तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक्स। वो डिफरेंस इससे क्या हो जाएगा? हमें यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग जो मिल रही है, और हम अब जो गॉड का अंडरस्टैंडिंग है, यानी जो गॉड का क्लेम या अंडरस्टैंडिंग आप कह लो, वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस फिजिकल यूनिवर्स। वो फिर भी इसमें नहीं आएगी। तो हमें ये पहले से मानना तो होगा वो कि सोर्स ऑफ तो नॉलेज स्टार्टिंग से ही गलत हो मल्टीपल गया हो मैं सकते हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ। विद सर्टेन पीपल, कुछ लोगों के साथ ये गलत है जो साइंस को लेके चल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस ऑफ एथिज्म हैं जो कि साइंस के थ्रू इसको नहीं टच करते हैं। वो फिर इसको फिलोसफिकली वे से टच करते हैं, इस एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के प्रॉब्लम को। वो भी बस एज ए डिबेट पॉइंट ऑफ व्यू रह जाता है। करेक्ट फिलोसफिकली भी करेक्ट। वो कहीं मतलब एक टारगेट बेस्ड या कहीं अचीव करने के लायक तो चीजें नहीं रहती हैं। वो सिर्फ डिबेट्स में ही रह जाता है वो चीज हाँ, भी। नहीं रह पाती, नहीं रह पाती। साइंस की तरह मैं ये नहीं बोल रहा कि साइंस खराब है। साइंस बहुत अच्छी चीज है। एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट्स निकलते हैं, रिजल्ट से हमें आउटपुट्स मिलते हैं। तो इसी तरह की कोई मेथड होना चाहिए, एम्प्लॉय होनी चाहिए चीजें जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, फिर उसके रिजल्ट्स मिले हमें, और उससे एनालाइज कर सके कि हाँ ये चीज हमें वहां तक ले जा सकती है। वो ऑलरेडी है। वो तो सिर्फ डिबेट फिलोसफिकली तो बस वो डिबेट्स में ही रह जाता है। वो कहीं आगे जा ही नहीं पाता। जो आप बात कर रहे हो फिलॉसफी डिबेट्स में ही रह जाता है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि फिर इससे हमें ये समझना होगा कि सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ ऑब्जर्व डेटा नहीं हो सकता है। जो ऑब्जर्व डेटा को ही हम साइंस कहते हैं, एक वर्ड में। नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्व डेटा इज कॉल्ड साइंस। हम अगर इसको बिल्कुल छोड़ के फिलॉसफी में जा सकते हैं तो इसका आंसर आपको वहीं मिलेगा जब आप रीजन, डिडक्शन, इंडक्शन, इन चीजों के थ्रू आप अप्रोच करोगे किसी चीज को, जिसको कि हम आप साइंस में कहते हो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, वैसे ही फिलॉसफी में कहा जाता है थॉट एक्सपेरिमेंट।
आपको बहुत सारे थॉट एक्सपेरिमेंट पढ़ने को मिलेंगे जिसके थ्रू फिलोसफर्स ने आर्ग्यू किया है इस केस को। अब आपको उस आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही आप इस ट्रूथ तक पहुंच सकते हो, ना कि साइंटिफिक किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो थॉट एक्सपेरिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनके थ्रू ये सारी चीजें इस एंड तक हम पहुंच पाते हैं। ये है। तो मिस्टर ब्लेज, अब ये आपको कहां तक पहुंचा? आपका फिजिकल एविडेंस वाला मैं जानना चाह रहा हूं कि वो चीज आपको समझ में आ गई या अभी भी उसमें कुछ बचा है, तो आप उसको लाइए सामने। हो सकता है ऐसी बहुत सी नहीं चीज आ हो जो गई आपके समझ। पास हो, हमें नहीं पता हो, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। नहीं क्लियर है फिजिकल वाली तो ये तो। हाँ, फिजिकल से आई डोंट थिंक कि आप फिजिकल प्रूफ डिमांड कर सकते हैं उस केस में कि जब सामने का जो प्रेजेंटर है वो ये कह ही नहीं रहा है कि वो फिजिकल चीज है, और हम उससे हाँ फिजिकल वही प्रूफ तो डिमांड करें। एक्चुअली मिसकंसेप्शन क्या है वो यही है ना कि फिजिकल मान बैठे हैं उसको। हम्म। करेक्ट। यही तो है ना। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द और अगर तुम बात करो 90 to 95% तो यही है ना कि वो एक फिजिकल फॉर्म में है, मगर वो है ही नहीं फिजिकल फॉर्म में। एग्जैक्टली exactly। और इससे और भी बहुत सारे सवाल यहीं से हल हो जाते हैं आपके इसी पॉइंट से, कि ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक्सप्लेन करो कि हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। अब ये जो हाउ के आप बात पूछते हो, तो ये हाउ तो आप अपने नॉलेज के बेस पे ही डिसाइड करोगे, क्योंकि आपने क्रिएशन की हाउ जो देख रखी है कि क्रिएशन कैसे होती है, आपने देख रखा है मशीनों को बनते हुए, सिविल स्ट्रक्चर को बनते हुए, या किसी भी चीज को बनते हुए। आप तो इतना ही हाउ जान रहे हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ तो इतनी है क्रिएशन की। तो ये पूछते हैं कि हाउ द नॉन फिजिकल एंटिटी क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, कैसे बनाया। तो ये यहां फंस जाते हैं आके, और ये क्वेश्चन फिर इसी चीज से कनेक्ट कर रहा है कि आप एक नॉन फिजिकल एंटिटी के बारे में हाउ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि हाउ तो हम अपना समझ रहे हैं ना। हाँ वही बात है ना, जो चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे उसको क्या उसको कैसे एक्सप्लेन कर उसकी हम सकते हैं। डिटेल्स में कैसे जा सकते हैं? जैसे कि मैं हाँ आपसे वो है पूछूं ना। कि ग्रीन कलर का, हाउ को तो जो चीज है, हाउ तो उसके लिए बना गया ना। उसके लिए होगा ना कैसे जो चीज तो आप जानते हो। हाँ। करेक्ट। जो चीज को आप अभी तक ये ही नहीं, फिजिकल बाउंड्री में आप नहीं ला पा रहे हो, आप उसको पूछो हाउ, कैसे क्रिएट करा, तो उसका आंसर आपको वैसा नहीं मिलेगा ना जैसा कि हम इस दुनिया में दे सकते हैं। जैसे कि कोई पूछे ये भाई ये बिल्डिंग कैसे क्रिएट करा, तो भाई फाउंडेशन डाली, फिर उसके बाद से सिविल वर्क होता गया, स्लैब डलता गया, कॉलम खड़े हुए, बीम खड़े हुए, फिर उसके स्लैब बाय स्लैब डलता चला गया। हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं हाउ। एग्जैक्टली। लेकिन एक नॉन फिजिकल एंटिटी कैसे क्रिएट करता है, उस हाउ को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कैटेगरी एरर, जो मोस्टली लोग समझते नहीं है। कैटेगरी एरर इसी को कहते हैं कि आप गलत कैटेगरी का सवाल उठाते हैं और एक गलत कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे मैं आपसे सवाल पूछूं कि व्हाट इज द साउंड ऑफ ग्रीन कलर, आप इसका आंसर दीजिए। साउंड है ही नहीं ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का कोई साउंड ही नहीं है। लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछता जाऊं और आपको बोल दूं कि भाई ग्रीन कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आप इसका आंसर नहीं दोगे, तो मैं बोल दूंगा ग्रीन कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। I will say God will know. तो प्रॉब्लम यही है, कैटेगरी एरर। इलॉजिकल क्वेश्चन को इलॉजिकल आंसर से ही दबा देंगे। दैट इज द कैटेगरी एरर। कि अगर आप पूछते हो कि साउंड ऑफ ग्रीन कलर क्या है, और मैं बोलूँ यार साउंड ऑफ ग्रीन कलर तो है ही नहीं, तो आप बोलोगे मैं मानता ही नहीं हूँ ग्रीन कलर नहीं है। यही है बिल्कुल गॉड पे। तो आप जब एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि व्हाट इज द प्रोसेस, तो इस नतीजे पे आ जाएंगे कि जी फिर एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगर है तो आप प्रोसेस बताओ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई प्रोसेस नहीं बता पा रहा है तो वो एग्जिस्टेंस ही भी साबित नहीं होगा। एग्जिस्टेंस हमेशा अपनी जगह रहेगी, राइट हमेशा। राइट। ये पॉइंट है इसका। हाँ एग्जिस्ट तो कर ही रहा है ना यार। कैटेगरी एरर। एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। एग्जैक्टली, बट एग्जिस्ट तो है। किसी और कैटेगरी के हमारे क्वेश्चन डाल डिस्कस के। करने से वो चेंज नहीं हो रहा, वो एग्जिस्ट कर रहा है अभी भी। करेक्ट। 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 आप ये आपकी लिमिटेशन है, आपके लॉजिक की लिमिटेशन है कि आप उसको गलत हाँ तरीके से वही अप्रोच कर है। रहे हो। आपकी अप्रोच गलत है। ठीक है मान लिया, मगर आपने कुछ चीजें ऐसी है एक्सपीरियंस करी है जो कि लिमिटलेस है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं। जैसे कि पहला आपका स्पेस,
यही लिमिटलेस है। क्या? नहीं, ये किसने डिफाइन किया कि ये लिमिटलेस है? ये तो साइंटिफिकली डिफाइंड है, हमारा एवर एक्सपेंडिंग स्पेस है। कैसे? नहीं, ये कैसे? रेट हमने ऑफ, एज्यूम कर लिया है क्योंकि हम देख नहीं नहीं पा रहे हैं, अज्यूम नहीं करा है, हमारी मैंने हाँ नहीं हाँ, करा लिमिट है, है वही देखने की। नहीं अज्यूम नहीं करा है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली वो अज्यूम नहीं करा है assume मैं। ही है। नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, assume ही ये है। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये कैसे बताया गया ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ गैलेक्सीज को मेजर किया गया टेलीस्कोप के थ्रू। जो टेलीस्कोप यहाँ है और जो टेलीस्कोप स्पेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके थ्रू रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ गैलेक्सी को मेजर किया गया। तो सबसे पहले तो हमने रेट ऑफ सेपरेशन ऑफ गैलेक्सी को रिवर्स किया, तब हम पहुंचे बिग बैंग तक। अब आप पूछोगे बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, कैसे हुआ था, कौन बैठा था देखने? वो मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं, है। वो तो पॉइंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन हो गया कि दो यूनिवर्स किसी रेट ऑफ से सेपरेट हो रहे हैं। लेकिन हम द लिमिट ऑफ यूनिवर्स तो अभी भी नहीं मैं वही जान बता पाए रहा ना। हूँ, मैं वही हम तो बता रहा हूँ, दो गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूँ। उनसे आगे भी तो गैलेक्सीज हैं। करेक्ट, एक्सपेंड हो रहा है वो अलग चीज है, करेक्ट। लेकिन उसकी उसकी एक्चुअल लिमिट क्या है वो भी नहीं जान पा रहे हैं हम, क्योंकि आप वहां तक हम देख ही नहीं पा रहे हैं, एग्जैक्टली ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक हम नहीं देख पा रहे हैं। व्हाट वी नो इज एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग एंड एक्सपैंडिंग। तो अभी साइंस के पास इसका क्या है, स्पेस का अगर क्वांटिफाई करने के लिए बोला जाए तो इन्फिनाइट। वो स्पेस को इन्फिनाइट के तौर पे ही आपको प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज बिल्कुल। अभी तक अननोन है। तो और अगर उसी आप, इंफिनिटी और उसी जीरो की फुल डेफिनेशन हमारे पास पहले से है, हम पॉइंट डिस्कशन वहां से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? क्या है हमारे उसकी, पास उसी इंफिनिटी और उसी जीरो की डेफिनेशन हमारे जो पूर्वज थे वो दे के जा चुके हैं, लेकिन हम वहां से डिस्कशन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अपना, हम अपना एक नया डिस्कशन बना रहे हैं एज साइंस। नहीं साइंस तो इज ऑलवेज देयर, क्योंकि ऑब्जर्व डेटा तो हमेशा होगा। और इससे पहले हमारे पास क्या डेटा है इसका? हमारे पास इसका बहुत बहुत ज्यादा डाटा है इसके। क्या है? जीरो और इंफिनिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास हर जीरो और इन्फिनिटी एज अ रिलीजन में कॉन्सेप्ट है, जीरो इन्फिनिटी एज अ कॉन्सेप्ट है। स्पेस के रिलेटेड क्या नहीं, डेटा है? टू एक्सपीरियंस जीरो और इंफिनिटी। क्या है, क्या है उसका डेटा? दिखाएंगे आप कुछ? डेटा कैसे दिखाएंगे? टू एक्सपीरियंस इट, हमारे सारे कल्चर ही उसी चीज पे है सारा। नहीं नहीं, हाउ गीता, टू एक्सपीरियंस इट? हमारे जो ये अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं उसमें सब में यही है। नहीं तो एक्सप्लेन दैट ना। अभी तो आप ये इसको बता रहे हो कि है, मैं कह रहा हूँ आप इसको एक्सप्लेन करो, ये कैसे जैसे है? जैसे जैसे गॉड की डेफिनेशन देते हैं कि हर रिलीजन में कि सब कुछ एक है। नहीं, सब में नहीं अगर है। आप उसको फैक्चुअली अगर उसको समझने की कोशिश करोगे कि सब कुछ एक है का क्या मतलब है, इसका स्पेस से क्या मतलब वो लेना सब देना कुछ है, वो इनफाइनाइट है। वो इनफाइनाइट है ना, अभी तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं। हाँ, स्पेस भी इनफाइनाइट है, वही तो चीज होगी ना। नहीं तो ये तो हम कंक्लूजन बना रहे हैं ना सिर्फ, कि वो इनफाइनाइट है तो स्पेस भी इनफाइनाइट है। मैं वही बोल रहा हूँ, इसका वो केस तो नहीं साइंस ने प्रेजेंट हो भी रहा है ना। कंक्लूजन दे दिया ना, वो तो आपने बताया ना कि तो साइंस ने अब भी हम कंक्लूजन आखिर दे आना दिया तो है कि हमें वो साइंस के पास इनफाइनाइट पड़ है। रहा है ना। मैं वही समझा रहा हूँ, हमें किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए नहीं साइंस पे ही नहीं आना पड़ रहा है। नहीं नहीं, हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए उसको बेस बना रहे हैं साइंस की भी। साइंस बनाना ने ही आज बता पड़ेगा, दिया कि इनफाइनाइट है। हम बाउंड आज हैं, अभी आप बनाना बोल ही रहे थे कि पड़ेगा। फ्लैट आठ अमेरिका में आज भी 8% फ्लैट अर्थ थ्योरी मानते हैं, करेक्ट। जहां से साइंस और इंग्लिश ये सब निकला है। नहीं ऐसा नहीं उसके है, 8% लोग ऐसा आज नहीं है तक कि वहां साइंस पे अमेरिका से फ्लैट निकला है। मानते हैं अर्थ को, जबकि हमारे यहाँ पे कभी से भूगोल बोला जाता है, अर्थ को भूगोल। पूरा पूरा ये कॉन्टिनेंट ये समझता था कि ये गोल है, भूगोल है ये। नहीं वो लेकिन मैं, जहां पे साइंस बनी है वहां के लोग आज तक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां के लोग नहीं नहीं, पहली 8% बात आज तो भी ये ये मानते कि हैं कि ये फ्लैट अर्थ है। साइंस वहां नहीं बनी है, साइंस हैज ऑलवेज बीन देयर। आप ग्रीक साइंटिस्ट को भी उठा सकते हो, बहुत पहले से आपको उसकी वो मिलेंगी। और दूसरी बात, ऐसी चीज़ें हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन हम जिन डिस्क्रिप्शंस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं बिग बैंग की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं एक्सपैंडिंग ऑफ यूनिवर्स की, ये सिर्फ किसी चीज़ को कोट कर देने से प्रूव नहीं हो जाता है। हमें उसके पीछे उसकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी, नहीं तो उसको कोई मानेगा ही नहीं। और हम इसके लिए साइंस को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि बिग बैंग की अंडरस्टैंडिंग कैसे आई हमारे पास,
जैसे मिस्टर ब्लेज ने पूछा कि लिमिटलेस है, इसको कैसे हमें पता चला? तो हमने जो रेट ऑफ सेपरेशन देखा उसको रिवर्स करा ऑन पेपर मैथमेटिकली। तो हमने जब उसको रिवर्स करा तो हमने ये पाया कि जिस रेट से एक्सपैंड हो रहा है उसको उल्टा कर दें तो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ये सब एक पॉइंट पे आके मिल जाएगा। उसी पॉइंट को हमने कहा बिग बैंग, कि जब बिग बैंग हुआ तो वो सिंगुलैरिटी थी। उसके लिए साइंस वर्ड यूज करता है सिंगुलैरिटी, यानी कि सारा एनर्जी मैटर कंप्रेस्ड इन वन। ना कोई प्लैनेट है, ना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। वो पॉइंट होती है सिंगुलैरिटी। वो सिंगुलैरिटी एकदम से एक्सपैंड हुआ और सारा यूनिवर्स अपने उसमें आया, फॉर्मेशन में। अब ये क्यों हुआ 13.8 साइंस इस पे बात ही नहीं करता, क्योंकि साइंस वाई पे बात नहीं करता है, हाउ पे बात करता है। वो ये नहीं बताएगा कि क्यों हुआ, और वो ये बताएगा कि हाँ ऐसा और हुआ साइंस और यहीं कैसे तक कैसे हुआ। पहुंची है कि बिग बैंग हुआ है, करेक्ट। और हमारे लोग यहाँ तक बता चुके हैं कि 84 बिग बैंग हुए हैं। साइंस अभी वहां नहीं, पहुंचा भी नहीं है। वो तो ठीक है, बट आप डिफाइन जो उन्हीं चीजों को कर रहा है। मैं बता मैं रहा वही हूँ, तो कह रहा हूँ, हमारा पॉइंट ऑफ स्टार्ट ही गलत है नहीं मैं आपको बता बोली रहा में हूँ, जी। अभी जो आप मेरे ये को बात जहां कर तक रहे समझ हो, में आता है। अभी जो आप ये बात कर रहे हो कि 84 बिग बैंग हुए हैं, अगर हम इसको हम्म साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर पाते हैं तो ये सिर्फ एक हम्म क्लेम है, तो उसको हम ये फैक्ट साइंस नहीं ही बन क्यों सकता। बना साइंस को ही हम प्रूफ का बेस क्योंकि क्यों बना रहे हैं हम? क्यों अभी आपने ही मेरे साथ इसी बात पे एग्री किया था कि ये बिल्कुल सही बात है कि हमने साइंस को बेस बना लिया है। हम्म हमने बना लिया साइंस को बेस। हम्म हम ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं उस चीज को, कि जहां 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 पे हमारे पहले लोग पहले ही आगे पहुंचे हुए थे, लेकिन हमने साइंस को उसका बेस बना लिया एज ए प्रूफ। नहीं, मैं एक बार फिर से जो कि क्लियर वैसे करता हूँ। अच्छी अच्छी बात है वैसे। प्रॉब्लम ये है कि हम साइंस को बेस बनाएंगे व्हेन इट कम्स टू फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में कोई क्लेम कर रहे हैं तो हम उसमें साइंस को बेस बनाएंगे, एंड दैट इज द लॉजिकल अप्रोच। लेकिन अगर हम एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहां पे साइंस को हम अपना गाइड नहीं बनाएंगे। अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि 83 बिग बैंग हुए हैं या 85 बिग बैंग हुए हैं, तो ये फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है बिग बैंग, तो हमें इसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक बैकिंग या क्लेम देना पड़ेगा। जब तक हम नहीं देते हैं, ये सिर्फ एक क्लेम है, फैक्ट नहीं है। टू मेक इट फैक्ट, ओके इसके पीछे आपको साइंस की बैकिंग चाहिए होगी इन द फिजिकल वर्ल्ड। अगर हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करेंगे तो वो आउट ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ साइंस है। तो ऐसे अगर क्लेम्स तो पे हम साइंस ने अभी अभी यूनिवर्स को इनफाइनाइट ही बताया। इनफाइनाइट ही तो बताया है। इनफाइनाइट तो मेटाफिजिकली है, फिजिकल नहीं है। इनफाइनाइट नहीं, मेटाफिजिकली है इनफाइनाइट। फिजिकली तो फिजिकल कौन सा? मतलब फिजिक्स मेटाफिजिक्स में घुस गया ना। कहीं ना कहीं तो बाउंड्रीज टच हो रही हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वो अभी तक इनफाइनाइट है। ये तो फिजिकली है ना। मतलब आपका ये कहना है कि साइंस कोई ना कोई अभी ऐसे मेथड निकालने के पास साइंस है तो कभी, जहाँ पे वो साइंस उस का सबसे भगवान को, पहला मतलब ही, गॉड को डिफाइन कर पाए। साइंस का पहला ही क्लेम ये है जो साइंस का, कि साइंस इज नेवर एंडिंग, कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। साइंस कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं सैचुरेट हो गया हूं या अब यहाँ पे आके बात खत्म। इसके आगे ना कुछ आगे बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे। इसी के आधार पे कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थ्योरम्स दिए, थ्योरीज दी। वो थ्योरीज कई बार लॉ भी बनी, फिर वापस उसको चेंज करना पड़ा। ये आइंस्टीन के लॉज के साथ भी हुआ है, उसमें उसने दी टाइम टू टाइम कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। जो आज हमारे पास एग्जिस्ट करता है, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो कुछ चेंजेस के बाद हमारे पास आई है। तो साइंस तो हमेशा ही एवर चेंजिंग रहेगा, और साइंस इन चीजों में कभी डील नहीं करेगा। वो ये कभी नहीं बोलेगा कि गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करूंगा या मैं गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि वो साइंस का फील्ड ही नहीं है, वो तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है। ओके साइंस कभी भी इसमें नहीं आएगा। ओके ना कोई साइंटिस्ट आपको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता है कि ये एग्जिस्ट करता है, या ये एग्जिस्ट प्रूव कर दे कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ना कोई थीस्ट यानी कि कोई आस्तिक व्यक्ति इसको साइंटिफिकली प्रूव कर सकता है, ना डिस्प्रूव कर सकता है। फील्ड ऑफ ओके। वही अलग है। तो फिर तो हमारा डिस्कशन ही फिर स्टार्ट ही हमारा इसी डेफिनेशन से था कि क्या गॉड एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। तो इस फील्ड में साइंस काम करता ही नहीं है। इस फील्ड में साइंस गॉड के एग्जिस्टेंस में बात नहीं करेगा। ऑलवेज साइंस कभी भी इस फील्ड ओके में नहीं एंटर करेगा। ओके। यस, ये पॉइंट है।
तो उसके लिए मेटाफिजिक्स चलेगी। उसके लिए मेटाफिजिक्स चलेगी। मिस्टर ब्लेज क्या कहते हैं आप? कुछ ना कुछ तो होगा ही भैया देखो यस। साइंस में, नहीं, साइंस ऐसे की जो है ना, मिस्टर ब्लेजी ऐसे देखो टालने से काम नहीं चलेगा। देखो कुछ पॉइंट नहीं ऑफ व्यू तो नहीं, आपको अरे रखना अरे पड़ेगा अरे ऐसे। आप आ रहा भाई हूँ, क्वेश्चन तो आपका ही था आ रहा हूँ, मिस्टर ब्लेज जी। आ रहा आप आप आ रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ भाई। हम्म। साइंस जो है वो अभी लिमिटेड ही पहुंच पाई है। जहां भी आप बात करोगे वो एक उसका एक बाउंड्रीज फिक्स हो गई कि हाँ अभी यहाँ तक, तो देन वो कोशिश नहीं करेगा नहीं, वो थोड़ा लिमिटेड आगे नहीं है। जाएगा। फिर मिस्टर ब्लेजी आप गलत जा रहे हैं। पॉलीमैथ जी ने यही तो समझाया कि उस वो कभी भी खत्म नहीं होगी, इसकी लिमिट कभी खत्म नहीं होगी। वो भी साइंस भी एवर मतलब एक्सपेंडिंग की तरह है सीधी। करेक्ट। प्रेजेंट प्रेजेंट तो प्रेजेंट तो वो लिमिट ही है ना, उसके बाद ही तो एक्सपेंड हो रही है ना। मतलब मान हाँ लिया देखो उसकी बिल्कुल उसकी बाउंड्री डिसाइडेड नहीं है, मगर बिल्कुल। अभी की बात करें तो अभी तो वो फिक्स ही है ना। हाँ, एक स्टेज है उसकी, और बिल्कुल जो एक्सपेंड हो रहा है उसकी मेटाफिजिकल स्टेज है। की, अभी साइंस की अभी ये स्टेज है। हाँ मेटाफिजिकल भाई हो सकता है, देखो अभी हमने 5% जाना है, आगे हम 10% जान जाए, करेक्ट। मगर अब अभी तक तो वो 5% ही है ना। इन प्रोग्रेस है, चल रही है हाँ कंटिन्यूसली। आप जो देखते हो हाइड्रोन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं सर्न में, सर्न के हम्म, लैब्स बने हैं, हम्म, कंटिन्यूसली इस पे वर्क चल रहा है। नॉट अ सिंगल मोमेंट कि इस पे हम्म, साइंटिस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। क्वांटम फिजिक्स में इस पे वर्क किया जा हम्म, रहा है, थियोरेटिकल फिजिक्स में इस पे वर्क किया जा रहा है, प्रैक्टिकल फिजिक्स में इस पे वर्क किया जा रहा है। इसमें कंटिन्यूसली इसमें वर्क चल रहे हैं। रोज नए नए पॉस्टुलेट्स आते हैं, नए नए पेपर्स पब्लिश होते हैं, कई थियरीज रह जाती हैं, कई रिजेक्ट हो जाती हैं। वो तो एक सही नेवर बात। एंडिंग चीज़ें हैं। तो आई थिंक अब इस पे एग्जैक्टली। मिस्टर ब्लेज एंड करण, इस पे बहुत अच्छी आई थिंक आज का डिस्कशन थी, जिसमें कि हम अभी तक जो इस्टेब्लिश कर पाए हैं, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, अगर किसी को लगता हो तो प्लीज़ इस पे पॉइंट रखें, कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी तक हम ये इस्टेब्लिश कर पाए हैं कि गॉड की एग्जिस्टेंस का एक रीज़न है जिसके हम समझ पाए हैं, और गॉड को की एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने का जो टूल है वो साइंस नहीं हो सकता है। वो साइंस को वहाँ पे टूल को यूज़ करना ही गलत है इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो ये दो चीज़ें हमने स्टैब्लिश कर ली हैं। अब इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी हम लोग इस पे वापस। साइंस साइंस को जो हम है कि वो तब 100% बोल सकते हैं तब वो खुद 100% हो। वो खुद ही 100% नहीं है तो उसको कैसे से हम वो उस चीज का हम ताज पहना सकते हैं कि हाँ भैया उस पे हम ब्लाइंडली बिलीव कर सकते हैं जो ये कह रही साइंस तो है कभी ये। 100% हो ही नहीं सकता, वो तो आगे बढ़ता ही हाँ। जाएगा जब तक बिल्कुल सही। एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही। यही। यही हाँ है। जी करण जी। हाँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही रहेगा कि हम्म, अगर जहां तक हमारा इस ये टॉपिक पे डिस्कशन रहेगा हम्म, तो उसमें आउट ऑफ रीच ही रहेगी उस चीज को डिफाइन करने में। करेक्ट करेक्ट। अब व्हाट विल डू कि हम नेक्स्ट सीटिंग के लिए ऐसे उस पे ऐसे जो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं एथीस्ट की तरफ से, या अपने भी आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर आ सकते हैं ऐसे, कि जो ये एस्टेब्लिश करें कि हाँ ये जो हमने अब मेटाफिजिक्स क्लेम करा है, मेटाफिजिकल क्लेम जो है हमारा, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक एपिक्यूरस फिलोसफर था जो कि एथियस्ट था। उसने ये बोला कि अगर गॉड है और वो एग्जिस्ट करता है तो फिर इस वर्ल्ड में ईविल क्यों है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ ईविल। जो करण मैं बता रहा था आपसे कि इसका अगर कोई इसके विरोध में भी बात करता है तो वो साइंटिफिक क्लेम नहीं लाएगा, अब वो वो फिलोसफिकल चीज रीजनिंग पे है ही आएगा। नहीं ना, नहीं, वो मैं अब चीज इसको से डिस्कशन में उस नहीं जा रहा चीज से हूँ। मत जाओ। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट हाँ डिस्कशन। वो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसको वो नेक्स्ट तो सीटिंग में करते हैं। वो तो डिस्कशन है ही नहीं। वो डिस्कशन है ही नहीं, वो तो बात कुछ और ही हो रही है। हाँ नहीं, उसका पॉइंट ये है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। अब हम इसको साइंस के थ्रू, हम्म, अब कोई इसको टच नहीं कर रहा है। अब हम इस पर अगर फिलोसफिकली भी टच करें तो उसका ये कहना है कि अगर प्रॉब्लम ऑफ इविल एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में तो फिर गॉड कहाँ से है। अगर गॉड है
और अगर वो इविल भी है तो इसका मतलब गॉड भी इविल है। ये एपिक्यूरस की तरफ से एक बहुत बड़ा क्लेम था, जो कि आज भी एथिस्ट यूज करते हैं। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ इविल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको मिलेंगी। तो हम नेक्स्ट सिटिंग में इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स पे।